नमस्कार, मैं विदुषी। यावा आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि अस्थमा के लिए योगा बताने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ आज हम ये भी जानेंगे कि क्यों हमें अस्थमा में योगा करने को कहा जाता है, क्यों इसे रेगुलर बेसिस में फॉलो करने को कहा जाता है। आज हम जानेंगे दमा यानी अस्थमा के रोग के लिए योग आसन। दोस्तों, हमारे शरीर को 24 घंटे यानी कि 24/7 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारी श्वसन प्रणाली जिम्मेदार होती है। हवा अच्छे से हमारे अंदर जाए, इसके लिए वायु मार्ग यानी कि एयरवेज बने होते हैं, जो कुछ पाइप के समान होते हैं। इनको कहा जाता है ब्रोंचस। अगर आप इस पिक्चर में ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बड़े ब्रोंचस किस तरह से छोटे छोटे ब्रोंचिया में बदल जाते हैं। बड़ा पाइप छोटे छोटे पाइप में बदल जाता है, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर जो हवा आएगी अच्छे से हमारे फेफड़ों में फैलेगी और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाएगा। अब बात करें अस्थमा की, तो किसी भी कारण अगर इन एयरवेज में अच्छे से हवा पास ना हो किसी रुकावट के कारण, तो जाहिर है आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और आपको सांस फूलने की समस्या शुरू हो जाएगी। जितने भी अस्थमा के मरीज होते हैं उनके एयरवेज काफी नाजुक होते हैं, यानी कि हाइपर सेंसिटिव होते हैं। आसान भाषा में कहें तो आपका शरीर अत्यधिक प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन करता है। अगर वातावरण में कोई भी चेंज आ जाए, ये बदलाव मौसम हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है या कई प्रकार की एलर्जीज भी हो सकती हैं, पर हमारे वायु मार्ग में ये रुकावट होती क्यों है? इसके होते हैं 3 मुख्य कारण। पहला कारण है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब हुआ आपकी जो वायु मार्ग की दीवारें हैं वो सूज जाती हैं, लाल हो जाती है, उनमें इरिटेशन हो जाती है, जिसके कारण आपका जो पाइप है वो थोड़ा पतला हो जाता है, उसकी ओपनिंग पतली हो जाती है। दूसरा कारण होता है म्यूकस, यानी कि आपके एयरवेज में बहुत ज्यादा बलगम बन रहा है, जिसके कारण आपके पाइप ब्लॉक होने लग जाते हैं। और तीसरा कारण होता है ब्रोंचो कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंचो यानी कि कई और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब हुआ सिकुड़ना। जैसे आपका ये पाइप है, इसकी ओपनिंग के बाहर में जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी, जिससे आपकी पाइप की ओपनिंग और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो म्यूकस भी है, स्वेलिंग भी है और ऊपर से आपकी मसल्स भी टाइट हो रही हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनकी एयरवेज क्लीन होती है, जिससे एयर आसानी से पास हो जाती है, लेकिन अस्थमा के पेशेंट्स के एयरवेज ज्यादातर ब्लॉक रहते हैं इन 3 कारणों की वजह से। अस्थमा होने का जो मेन कारण है वो है जेनेटिक्स, जो हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आता है। दूसरा कारण है एनवायरनमेंट से। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप दिल्ली या मेट्रो सिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ एनवायरनमेंट के कारण एयर इतनी गंदी हो चुकी है, जिससे जो अस्थमा की बीमारी है इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आइए अब योग की तरफ चलते हैं। ये जितनी भी योग और प्राणायाम है आपको रोजाना खाली पेट करना है। हो सके तो सुबह सुबह करने की कोशिश करें, ज्यादा फायदा होगा। अगर समय ना मिले तो आप दिन में भी कर सकते हैं। अब बात करें कितने दिन करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो कि 7 दिन आपको ये करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है या फिर कम समय आपको मिलता है तो 4 दिन तो आपको मिनिमम करना ही है। मैं 3 आसन आपको बताऊंगी। सबसे पहला आसन है परिवृत्ता सुखासन, दूसरा आसन है सर्पासन और तीसरा है सेतु बंद आसन। अब प्राणायाम आप जो कर सकते हैं, सबसे पहला है कपालभाति। ये अस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितना आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन। इससे आपका साइनस और जो एलर्जीज हैं वो कम होंगी। और तीसरा जो प्राणायाम है वो है उज्जाई प्राणायाम, सबसे इफेक्टिव प्राणायाम। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या लेट के कोई प्राणायाम कर सकते हैं? तो अगर आप उज्जाई कर रहे हैं तो आप लेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी प्राणायाम कपालभाति क्रिया जैसा कोई भी अगर आप कर रहे हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो लेट के नहीं कर सकते। इसका आपको ध्यान रखना होगा। अस्थमा ऐसी बीमारी है जिसको आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको शुरू होता है अपने घर से। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अस्थमा वालों के लिए है वो है डस्ट पार्टिकल और पोल्यूशन। तो अगर आप अपने घर में या स्पेशली जिस रूम में आप सोते हैं उसको अच्छे से साफ करें, जैसे तकिया को आप सोने के लिए यूज़ करते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार तकिए का कवर चेंज करें। तकिए की धूल डायरेक्टली आपके नोज में जाती है और फिर आपके अस्थमा की सिचुएशन और ख़राब करती है। साथ में आपका बेड वो भी बहुत ज़्यादा धूल को एब्जॉर्व करता है। तो जो गद्दों के कवर होते हैं उसे आप यूज़ करें। अपने घर का वातावरण साफ करें। जब आप वॉक भी करने जाते हैं पार्क में
तो जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं तो कोशिश करें आप वापस आके नहा लें, क्योंकि उससे झड़ते हैं छोटे छोटे पोलन, उससे भी आपको अस्थमा की एलर्जी होती है। तो ये चीजों को आपने आसपास ध्यान रखना है। अगर आप इन सब प्राणायाम और योग को अच्छे से करते हैं तो आपको धीरे धीरे अपने अस्थमा में चेंज दिखाई देगा, अपने साइंस और सिम्टम्स धीरे धीरे सेटल होते दिखेंगे। इसी के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी जानकारी जाननी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यावा आयुर्वेद के डॉक्टर्स आपसे जरूर बात करेंगे और आपकी परेशानियों को समझेंगे और उनका बेहतर इलाज भी बताएंगे। आपसे होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।